darker the night, the deeper the secrets hidden within. अगस्त 2019 की एक सुबह मुंबई से बस कुछ ही दूर वसई के जंगलों में कुछ लोगों को एक 17 साल की लड़की मिलती है। नाम है वल्लभा उटंका। वो खून से लथपथ है, सदमे में है और बस कुछ बड़बड़ा रही है। उसकी आंखों में जो डर है उसे कोई बयान नहीं कर सकता। और वो जिस जगह मिली है उसे कहते हैं साइबर घाटियों का काला जंगल। ये नाम ही अपने आप में कितना अजीब है ना। एक तरफ साइबर और दूसरी तरफ घना खतरनाक जंगल। देखने में तो खूबसूरत पर उतना ही जानलेवा। घना कोहरा, बर्फीली हवाएं और अचानक से गिरता हुआ तापमान ये जगह अपने राज आसानी से नहीं बताती। और ये कहानी सुनते ही मुझे इतिहास की कुछ और अनसुलझी पहेलियां याद आ जाती हैं, जैसे 1959 का द्यातलॉफ पास कांड या 1973 का शिवुई पास कांड। दोनों ही मामलों में बहुत ही अनुभवी पर्वतारोहियों की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी और उनके शरीर पर अजीब चोटें मिली थीं, ठीक वैसे ही जैसे इस केस में हुआ। इन सब घटनाओं में एक अजीब सी, एक भयानक सी समानता है, मानो पहाड़ कभी कभी इंसानों को उनकी हदें याद दिलाते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग भी तो कुछ ऐसा ही मानते हैं, ना? बिल्कुल। वहाँ के जो बोरी आदिवासी हैं वो सदियों से इन घाटियों के बारे में चेतावनी देते आए हैं। उनका मानना है कि इन पहाड़ों में इसानाज नाम की आत्माएं रहती हैं और अगर कोई घमंड दिखाता है या पहाड़ों का अनादर करता है तो ये आत्माएं उसे सजा देती हैं। कुछ कहानियां तो एक रूप बदलने वाले बाघ के स्वामी का भी जिक्र करती हैं, जो इंसानों को ऐसा भरमाता है कि वो खुद ही अपनी मौत की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि 7 लोगों के उस ट्रैकिंग ग्रुप के साथ असल में हुआ क्या था। ग्रुप में 6 किशोर और युवा थे और उनकी लीडर थी 41 साल की लक्ष्मी कुवरेना। लक्ष्मी को सब मास्टर बुलाते थे। वो इस इलाके की और ट्रैकिंग की माहिर थीं। उनके साथ थीं वल्लभा उटंका जो अकेली बची, फिर 16 साल की विक्टोरिया ज़ाइलेस, सबसे छोटे तमीर बपनोव, 19 साल के दिनेश शिवाचकिन और करीब 20 साल के अलेक्जेंडर सेन और ततियाना फिलिपेना। मतलब सबके सब फिट और जोशीले युवा थे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। कहानी शुरू कहाँ से होती है? अगस्त की शुरुआत में ये ग्रुप मुंबई से ट्रेन पकड़कर वसई पहुंचता है। शुरुआत तो काफी अच्छी रही होगी। हाँ बिल्कुल, शुरुआती कुछ दिन तो किसी भी एडवेंचर ट्रिप की तरह ही थे। वो पूरे जोश में थे। उन्होंने रेथरांसा पीक पर चढ़ाई की, लोंगोटाई गेट्स पास को पार किया और लगभग 2400 मीटर ऊंचे हेनोलू रिज माउंटेन से शानदार नज़ारे भी देखे। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था। उनकी डायरी में लिखी एंट्रीज और जो फोटोज मिले हैं उनसे पता चलता है कि वो बहुत खुश थे। लेकिन फिर 4 अगस्त की रात को सब कुछ बदल गया। मुझे जो बात सबसे अजीब लगती है वो ये है कि मौसम का पूर्वानुमान तो बिल्कुल साफ था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? यही तो इस केस का सबसे बड़ा रहस्य है। पूर्वानुमान के बावजूद अचानक से तूफानी हवाएं चलने लगी, बारिश शुरू हो गई और तापमान खतरनाक तरीके से गिर गया। अब देखिए, पहाड़ों में मौसम का बदलना आम बात है, लेकिन इतनी तेजी से और इतनी बुरी तरह से बदलना ये सामान्य नहीं था। हालत इतनी खराब हो गई कि लक्ष्मी कुवरेना जैसी अनुभवी लीडर होने के बावजूद वो लोग आग जलाने में भी नाकाम रहे। और किसी भी ट्रैकिंग ग्रुप के लिए ये एक बहुत ही बुरा संकेत होता है। इसका मतलब है कि वो सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। और अगली सुबह जब वो पहाड़ों से उतर रहे थे तब वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वल्लभा, जो एकमात्र चश्मदीद है, उसने जो बताया है वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। उसके बयान के मुताबिक ग्रुप में सबसे पीछे चल रहे अलेक्जेंडर सेन अचानक जोर से चीखे। उनका शरीर बुरी तरह कांपने लगा, उनकी आंखों और कानों से खून बहना शुरू हो गया और मुंह से झाग निकलने लगा और फिर वो जमीन पर गिर पड़े। 1 मिनट, आंखों और कानों से खून? ये तो किसी बीमारी या ठंड लगने जैसा नहीं लगता, ये तो किसी भयानक हमले जैसा लगता है। सही कहा। ये लक्षण किसी न्यूरोलॉजिकल कटाक या किसी बहुत तेज जहर के असर जैसे हैं। उनकी चीख सुनकर ग्रुप की लीडर लक्ष्मी कुवेरेना फौरन उनकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो अलेक्जेंडर के पास पहुंची वो खुद भी बिना कोई आवाज किए बेहोश होकर उनके ऊपर गिर पड़ी। मतलब एक के बाद एक मिनटों के अंदर बाकी लोगों पर इसका क्या असर हुआ होगा? दहशत फैल गई। इसके बाद जो हुआ वो भी और भी ज्यादा अजीब था। ततिया फिलिपेना बेतहाशा चीखने लगी
वो अपना गला पकड़ रही थी जैसे उनका दम घुट रहा हो, और फिर उन्होंने पास के एक पत्थर पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। वो खुद को चोट पहुंचा रही थी, क्यों? ये तो समझ से बाहर है। बिल्कुल। और ये पागलपन यही नहीं रुका। ग्रुप के सबसे छोटे सदस्य विक्टोरिया और तमीर डर के मारे चीखते हुए अलग अलग दिशाओं में भागे। कुछ ही दूर जाकर वे भी गिर पड़े, उल्टियां करने लगे और दर्द में अपने कपड़े फाड़ने लगे। अपने कपड़े फाड़ने लगे इतनी ज्यादा ठंड में? हाँ। इस पूरे तबाही के बीच वल्लभा ने हिम्मत दिखाकर दिनेश शिवा चिकन को पकड़ा और दोनों पहाड़ से नीचे की ओर भागे। लेकिन दिनेश भी कुछ ही मीटर दौड़कर मिट्टी में गिर गया और शांत हो गया। वल्लभा अब उस भयानक मंजर में पूरी तरह अकेली थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि उस लड़की ने वो रात कैसे काटी होगी, अपने दोस्तों की लाशों के बीच, उस भयानक जंगल में, बिल्कुल अकेली। ये हिम्मत की नहीं बल्कि किसी चमत्कार की बात लगती है। तो उसने खुद को बचाया कैसे? यहीं पर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। अगली सुबह जब सूरज निकला, वल्लभा ने हिम्मत जुटाई। वो अपने मरे हुए दोस्तों के पास वापस गई, उनके बैग से खाना, जरूरी सामान और नक्शा निकाला। फिर उसे दूर एक पावर लाइन दिखाई दी। उसने बस उसी का पीछा करना शुरू कर दिया। वो 4 दिनों तक अकेले उस जंगल में चलती रही। 4 दिन? ये तो अविश्वसनीय है। उसे किसी ने ढूंढा कैसे? 9 अगस्त को यंगुश नदी पर कुछ लोग क्या हैकिंग कर रहे थे। उन्होंने उसे देखा। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें लगा कि शायद किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया है। उसे तुरंत पुलिस के पास ले जाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। और फिर बाकी लोगों की तलाश शुरू हुई होगी? इतनी जल्दी नहीं। असल में शुरुआत में वल्लभा कई दिनों तक सदमे में थी, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जब उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया और घटना के बारे में बताया तो अधिकारियों को उसकी कहानी पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये लड़की सदमे में कुछ भी बना रही है। इसी वजह से खोज अभियान शुरू करने में काफी देर हो गई। आखिरकार 24 अगस्त को, यानी घटना के लगभग 20 दिन बाद, बाकी 6 लोगों के शव मिले। और जब शव मिले तो क्या कुछ साफ हुआ या रहस्य और गहरा हो गया? रहस्य और ज्यादा गहरा हो गया। लाशें पहाड़ की ढलानों पर यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। कुछ तो अर्धनग्न हालत में थे। वही जो विक्टोरिया और तमीर ने किया था। इतनी ठंड में कपड़े उतारना, इसका कोई वैज्ञानिक कारण है क्या? हाँ, असल में है। इसे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहते हैं। जब हाइपोथर्मिया यानी अत्यधिक ठंड लगने की आखिरी स्टेज आती है तो इंसान को अचानक बहुत ज्यादा गर्मी लगने का एहसास होता है और वो अपने कपड़े उतारने लगता है। लेकिन यहाँ सिर्फ यही एक वजह नहीं हो सकती थी। जो मंजर था वो जांचकर्ताओं के लिए भी चौंकाने वाला था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो कुछ पता चला होगा, उसने कुछ तो साफ किया होगा। नहीं, रिपोर्ट ने तो इस पहेली को और भी उलझा दिया। नतीजे इतने अजीब और विरोधाभासी थे कि यकीन करना मुश्किल था। सभी 6 लोगों के फेफड़ों में चोटें थी। फेफड़ों में चोटें? ये कैसे हो सकता है? ये किसी बड़े धमाके के दबाव या बहुत ऊंचाई से गिरने पर होता है। लेकिन उनके शरीर पर बाहरी चोट का कोई निशान नहीं था। और सुनिए, कई लोगों में प्रोटीन की कमी और कुपोषण के लक्षण पाए गए, जो कुछ ही दिनों की यात्रा में बहुत अजीब बात है। ये तो हो ही नहीं सकता। वो लोग अपने साथ पूरा राशन लेकर गए थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ा विरोधाभास ये था, 5 लोगों की मौत का कारण हाइपोथर्मिया बताया गया। लेकिन ग्रुप की लीडर लक्ष्मी कुबेरेना की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और कुछ शवों में पल्मोनरी एडिमा के लक्षण भी मिले, जिसका मतलब है फेफड़ों में पानी भर जाना। 1 मिनट, हाइपोथर्मिया, हार्ट अटैक, फेफड़ों में चोट, कुपोषण, ये सब एक साथ एक ही ग्रुप के स्वस्थ और तजुर्बेकार लोगों में कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा है जैसे 4 अलग अलग घटनाओं के शिकार लोगों को एक ही जगह पर रख दिया गया हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसने आज तक इस केस को अनसुलझा रखा है। एक ही समय पर इतने सारे अलग अलग चिकित्सीय कारण होना, ये लगभग असंभव लगता है। तो फिर इन सब को एक साथ कैसे समझा जाए? इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए क्या क्या सिद्धांत सामने रखे गए हैं? मतलब वैज्ञानिक तौर पर क्या संभावनाएं हो सकती हैं? वैज्ञानिक सिद्धांतों की लिस्ट काफी लंबी है। सबसे आम थ्योरी तो हाइपोथर्मिया की है, जिससे भ्रम और अजीब व्यवहार हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि शायद उन्होंने कोई जहरीला मशरूम खा लिया हो, क्योंकि लक्ष्मी कुबरेना मशरूम की जानकार थी और हो सकता है उन्होंने कुछ जंगली मशरूम खाने के लिए तोड़े हों। लेकिन क्या जहरीले मशरूम का असर सब पर एक साथ, इतनी तेजी से और इतने अलग अलग तरीकों से हो सकता है? किसी को हार्ट अटैक, कोई खुद को मार रहा है, किसी के फेफड़ों में चोट। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बहुत अजीब लगता है, और इसीलिए ये थ्योरी भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठती है। एक और सिद्धांत है कैटाबाटिक हवाओं का,
ये असल में पहाड़ से नीचे की ओर बहने वाली बहुत ठंडी और घनी हवाएं होती हैं जो अचानक तापमान को जानलेवा स्तर तक गिरा सकती हैं। ये उस रात के मौसम को तो समझाता है, लेकिन शरीर पर मिली अजीब चोटों को नहीं। और कोई इससे भी ज्यादा अजीब वैज्ञानिक थ्योरी है? हाँ, एक है, और वो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। वो है इंफ्रासाउंड की थ्योरी। इंफ्रासाउंड? जी। ये क्या होता है? ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि होती है जिसे हमारे कान सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर उसे महसूस कर सकता है। कुछ खास भौगोलिक परिस्थितियों में, जैसे कि तेज हवा जब पहाड़ों से टकराती है, तो ये इंफ्रासाउंड पैदा हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंफ्रासाउंड इंसानी दिमाग पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। इससे शदीद डर, बेचैनी, घबराहट और यहाँ तक कि आंतरिक अंगों को नुकसान भी हो सकता है। रुकिए, आप कह रहे हैं कि एक आवाज जिसे हम सुन भी नहीं सकते वो लोगों को इतना डरा सकती है कि वो खुद को मारने लगे और उनकी आंखों से खून बहने लगे। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। लगता तो है, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक आधार है। ये थ्योरी अलेक्जेंडर की हालत, ततिया का पागलपन और बाकी लोगों की दहशत को शायद समझा सकती है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शायद पास में कोई गुप्त सैन्य परीक्षण चल रहा हो, जिससे कोई न्यूरोटॉक्सिन हवा में फैल गया हो और उसने इन लोगों के नर्वस सिस्टम पर हमला कर दिया हो। और इन वैज्ञानिक सिद्धांतों से परे वो पुरानी कहानियां भी तो हैं, पहाड़ों की आत्माओं वाली। हाँ, और उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर जब विज्ञान कोई ठोस जवाब ना दे पाए। क्या ये वाकई पहाड़ी आत्माओं, इसानाज का काम हो सकता है, जिन्होंने ग्रुप को उनके घमंड की सजा दी? या फिर उस रूप बदलने वाले बाघ के स्वामी ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया? जब तर्क खत्म हो जाता है तो इंसान ऐसी संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर हो ही जाता है। इस पूरे कहानी में जो एक इंसान सारे जवाब दे सकता था वो है वल्लभा। लेकिन उसने तो हमेशा चुप्पी साधे रखी। और यही इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। इस घटना के बाद उसने कभी भी सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बात नहीं की। 2018 में एक पत्रकार ने बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढ निकाला। उस बातचीत में वल्लभा ने बस इतना कहा कि उसके दोस्त अचानक मर गए। उसने चीखने, खून बहने और खुद को चोट पहुंचाने जैसे भयानक विवरणों का कोई जिक्र नहीं किया। ये तो बहुत ही अजीब है। उसने अपनी कहानी का सबसे भयानक और जरूरी हिस्सा क्यों छिपाया? क्या वो किसी चीज से डर रही है? सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है उस घटना का सदमा इतना गहरा हो कि वो उसे फिर से याद नहीं करना चाहती, या शायद उसे डरे कि लोग उसे पागल समझेंगे, या फिर कोई और वजह है जो हम नहीं जानते। वैसे यहाँ एक और अजीब बात है। स्रोत के अनुसार घटना अगस्त 2019 की है, लेकिन पत्रकार का इंटरव्यू 2018 का बताया गया है। ये शायद एक टाइपिंग की गलती हो, या फिर ये भी इस कहानी की एक और अनसुलझी पहेली है। तो इतने सालों बाद भी हमारे पास सिद्धांतों का एक ढेर है, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं। चाहे वो वैज्ञानिक हो या अलौकिक, कोई भी एक थ्योरी पूरी घटना की हर कड़ी को नहीं जोड़ पाती। ये घटना हमें याद दिलाती है कि मुंबई जैसे महानगर के इतने करीब भी ऐसी अनजानी और भयानक ताकतें मौजूद हैं जो अनुभवी और फिट युवाओं के एक पूरे समूह को मिनटों में खत्म कर सकती हैं। सूरत का अंत भी इसी विचार के साथ होता है कि कहानी खत्म नहीं हुई है और साए अभी भी जिंदा हैं। यह हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या हो अगर साइबर घाटियों का असली डर विज्ञान की पकड़ से बाहर हो? क्या हो अगर वो कोई प्राचीन शक्ति है जिसे हम समझ नहीं सकते और वो बस सही समय का इंतजार कर रही है? और सोचने वाली बात यह है कि ये जंगल और कौन सी अनकही अनसुनी कहानियां अपने अंदर छिपाए हुए हो सकते हैं।